आज के इस वीडियो में कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान पेपर हल के बारे में बताया जाएगा। 2025 में जो भौतिक विज्ञान का पेपर हुआ था, पेपर का कोड 346 जेबी के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जा रहा है। पिछले भाग के वीडियो में प्रश्न नंबर 1 से लेकर के प्रश्न नंबर 7 तक के सभी प्रश्नों को हल करके वीडियो अपलोड कर दिया गया है। यदि उस भाग का वीडियो आप सभी लोग नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दिया गया है, वहां से जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। इस भाग में प्रश्न नंबर 8 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा और एक एक प्रश्न को जो है आप सभी लोग अच्छे से समझिएगा। तो पहला क्वेश्चन आज का क्या है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊंचाई और अपचाई ट्रांसफार्मर क्या होते हैं? ट्रांसफार्मर में होने वाली दो प्रमुख हानियों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ तक तो थ्योरी का क्वेश्चन दिया गया है और यहाँ से एक न्यूमेरिकल प्रश्न को जोड़ दिया गया है। एक आदर्श ट्रांसफार्मर में प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडलियों में फेरों की संख्या का अनुपात 10:1 है। प्राथमिक कुंडली में 220 वोल्ट की आपूर्ति है तथा द्वितीयक कुंडली में जो है 220 ओम के प्रतिरोध से जुड़ी है। तो प्राथमिक में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो है 3 प्रश्न दिया गया है। तो पहला तो हम लोग ट्रांसफार्मर का सिद्धांत बताना है और ऊंचाई और अपचाई ट्रांसफार्मर के बारे में बताना है और यहाँ पर एक न्यूमेरिकल दिया गया है। तो एक एक प्रश्न को जो है आपको अच्छे से समझाया जाएगा और आप लोग अच्छे से समझिएगा। तो पहले तो पहला उत्तर जानकारी रखेंगे, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यहाँ पे नोट कर लेंगे कि ट्रांसफार्मर जो होते हैं वह अनियोय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर ट्रांसफार्मर अनियोय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। किस सिद्धांत पर? अनियोय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो यह पहला उत्तर जो है समझ में आ गया। ट्रांसफार्मर अनियोय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, सिद्धांत पर कार्य करते हैं। अब अगला इसमें प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न क्या दिया है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं? ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या है, अपचाई ट्रांसफार्मर क्या है, दोनों को परिभाषा लिखना है। तो पहला उत्तर समझ में आ गया होगा, ट्रांसफार्मर अनियोय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। अब यहाँ पर हेडिंग नोट करेंगे, ऊंचाई ट्रांसफार्मर। अब ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या होते हैं? तो यहाँ लिखेंगे ऊंचाई ट्रांसफार्मर। अब ऊंचाई ट्रांसफार्मर की पहले परिभाषा समझेंगे। ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ऊंचाई ट्रांसफार्मर। अब यहाँ पे इसकी जो परिभाषा को समझेंगे, बहुत आसान परिभाषा है। अगर ऊंचाई ट्रांसफार्मर का परिभाषा आपको याद हो गया तो समझिए अपचाई ट्रांसफार्मर का परिभाषा खुद बना सकते हैं। तो ऊंचाई जो ट्रांसफार्मर होते हैं वे प्रत्यावर्ती वोल्टेज को मान को बढ़ा देते हैं और प्रबल धारा के मान को घटा देते हैं, उसी को ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहा जाता है। तो यहाँ पे समझ लेते हैं ऊंचाई ट्रांसफार्मर की परिभाषा क्या है। तो लिख लेंगे यहाँ पर वे ट्रांसफार्मर, यहाँ उत्तर लिख लेंगे यहाँ पर वे ट्रांसफार्मर, वे ट्रांसफार्मर, वे ट्रांसफार्मर जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज के मान को, प्रत्यावर्ती वोल्टेज के मान को बढ़ा दे, प्रत्यावर्ती वोल्टेज के मान को, वोल्टेज के मान को बढ़ा दे, वोल्टेज के मान को क्या कर दे? बढ़ा दे, बढ़ा देता है। वे ट्रांसफार्मर जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज के मान को बढ़ा देता है तथा प्रबल धारा के मान को, तथा प्रबल धारा के मान को, प्रबल धारा के मान को, प्रबल धारा के मान को घटा देता, प्रबल धारा के मान को घटा देता है, घटा देता है। ऐसे ट्रांसफार्मर को क्या कहते हैं? ऐसे ट्रांसफार्मर को, ऐसे ट्रांसफार्मर को क्या कहा जाता है? ऐसे ट्रांसफार्मर को ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। ऐसे ट्रांसफार्मर को ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं,
ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं, ट्रांसफार्मर कहते हैं। कितना आसान परिभाषा है, बस एक बार और पढ़ते हैं, परिभाषा याद हो जाएगा। वे ट्रांसफार्मर जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज के मान को बढ़ा देता है और प्रबल धारा के मान को घटा देता है, ऐसे ट्रांसफार्मर को क्या कहते हैं? ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। अब ऊंचाई जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो प्राथमिक कुंडली जो होता है उसमें फेरों की संख्या कम होती है। तो यहाँ लिखेंगे ऊंचाई ट्रांसफार्मर में, ऊंचाई ट्रांसफार्मर में लिखेंगे यहाँ पर ऊंचाई ट्रांसफार्मर में, ट्रांसफार्मर में, ऊंचाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है, फेरों की संख्या कम होती हैं, फेरों की संख्या क्या होती हैं? कम होती हैं, कम होती हैं। कहेंगे यहाँ पर ऊंचाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम होती हैं तथा द्वितीयक कुंडली में, तथा द्वितीयक कुंडली में, तथा द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या, द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या क्या होती हैं? अधिक होती हैं, फेरों की संख्या अधिक होती हैं, फेरों की संख्या अधिक होती हैं। कितना आसान परिभाषा है, अधिक होती हैं। तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर आप लोग समझ गए होंगे। ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या है? वे ट्रांसफार्मर जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज के मान को क्या कर दे? बढ़ा देता है और प्रबल धारा के मान को क्या करता है? घटा देता है। ऐसे ट्रांसफार्मर को ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। वोल्टेज का मान बढ़ना है, धारा का मान घटना है। अब यहाँ पर इसका जो है प्रतीक बना लेंगे, इसमें फेरों की संख्या कम रहेगा, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या यहाँ कम रहेगा, लेकिन द्वितीयक कुंडली में यहाँ फेरों की संख्या क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा। यह प्राथमिक कुंडली हो जाएगा और इधर उधर वाला जो बना है यह द्वितीयक कुंडली हो जाएगा। यह प्राथमिक है और वह द्वितीयक कुंडली है। तो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम है और यहाँ द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक है। फेरा मतलब देखिए यहाँ 1 2 3, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो इसका मतलब इसमें फेरों की संख्या इसमें कम है, इसमें फेरों की संख्या ज़्यादा है। तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर जो है आप लोग समझ में आ गया होगा कि मतलब ये प्रतीक बनाया गया है। तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर बाद में हम लोग पढ़ेंगे अपचाई ट्रांसफार्मर क्या है। तो यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे अपचाई ट्रांसफार्मर। अब अपचाई ट्रांसफार्मर का परिभाषा खुद बना सकते हैं, बस इसी का उल्टा लिख देना है, आपका जो है परिभाषा बन जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? ऊंचाई ट्रांसफार्मर का उल्टा अपचाई ट्रांसफार्मर है। तो इसमें जो वोल्टेज के मान को बढ़ा देता है, यहाँ क्या लिखे हैं कि वे ट्रांसफार्मर जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज के मान बढ़ाता है, तो यहाँ पर वोल्टेज के मान को घटा देता है। अब प्रबल धारा के मान जो घटा देता है वह बढ़ा देता है, बस यही अंतर रहेगा। तो यहाँ पर परिभाषा कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे यहाँ पर वे ट्रांसफार्मर, परिभाषा बना लेंगे वे ट्रांसफार्मर, वे ट्रांसफार्मर, वे ट्रांसफार्मर जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज, प्रत्यावर्ती वोल्टेज के मान को, प्रत्यावर्ती वोल्टेज के मान को क्या कर दे? घटा दे, मान को घटा दे, प्रत्यावर्ती वोल्टेज के मान को क्या कर दे? घटा देता है, घटा देता है तथा, घटा देता है तथा प्रबल धारा के मान को, तथा प्रबल धारा के मान को, प्रबल धारा के मान को क्या करेगा? यह प्रबल धारा के मान को जो घटा था तो वह बढ़ा देता है, बढ़ा देता है, बढ़ा देता है। ऐसे ट्रांसफार्मर को, ऐसे ट्रांसफार्मर को, ऐसे ट्रांसफार्मर को क्या कहा जाता है? ऐसे ट्रांसफार्मर को अपचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। क्या कहते हैं? अपचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं, अपचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। कितना आसान है, बस परिभाषा को समझना है। जो ऊपर वाला परिभाषा लिखे हैं इसी का उल्टा लिख दीजिएगा, अपचाई ट्रांसफार्मर हो जाएगा।
और अपचायी ट्रांसफार्मर में यहाँ देखिए प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या क्या है, कम है। तो अब यहाँ लिखेंगे कि जो अपचायी ट्रांसफार्मर होता है प्राथमिक कुंडली के फेरों की संख्या जहाँ कम है वहाँ अधिक हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे ऊंचाई ट्रांसफार्मर में जो था ये ऊंचाई था, अब क्या लिखेंगे अपचायी ट्रांसफार्मर लिखेंगे। अपचायी ट्रांसफार्मर में, अपचायी ट्रांसफार्मर में, अपचायी ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली, प्राथमिक कुंडली में, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या क्या रहेगा, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, फेरों की संख्या, फेरों की संख्या। अब यहाँ क्या रहेगा, तो कहेंगे प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या क्या रहेगा, अधिक होता है, फेरों की संख्या अधिक होता है, अधिक होता है तथा द्वितीय कुंडली में, तथा द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, तथा द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, फेरों की संख्या कम होती हैं, फेरों की संख्या क्या होती हैं, कम होती हैं या कम होता है, कम होता है। तो कितना आसान है। अब जो ऊपर ऊंचाई ट्रांसफार्मर अपचाई ट्रांसफार्मर एक जैसा परिभाषा है, बस थोड़ा थोड़ा अंतर है, जहाँ बढ़ा है वहाँ घटा, जहाँ घटा है वहाँ बढ़ा। अब इसमें अगर तो अब यहाँ पर अपचाई ट्रांसफार्मर का प्रतीक बना लेंगे। प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या क्या होता है, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या ज़्यादा होता है, और द्वितीय कुंडली में जो फेरों की संख्या होता है वह जो है कम होता है। यानी कि द्वितीय कुंडली, ये प्राथमिक कुंडली हो गया, और यहाँ पे जो बनेगा यह द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या क्या है, यहाँ पर कम है। 1 2 3 फेरा हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6। इसमें प्राथमिक में जो कुंडली है उसमें फेरों की संख्या क्या है, अधिक हो गया है, और यह द्वितीय कुंडली इसमें फेरों की संख्या कम है। तो यहाँ लिखेंगे प्राथमिक कुंडली, प्राथमिक कुंडली में जो है फेरों की संख्या क्या है, अधिक है, और द्वितीय कुंडली है तो द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या क्या है, कम है। ये कौन सा ट्रांसफार्मर का प्रतीक है, तो लिखेंगे यह जो है अपचायी ट्रांसफार्मर, क्या है, अपचायी ट्रांसफार्मर का यह प्रतीक है। इसके पहले ऊंचाई ट्रांसफार्मर था। ऊंचाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली के फेरों की संख्या क्या था, कम था, इसमें क्या है ज़्यादा है, और इसमें जो है ऊंचाई में जो है द्वितीयक में ज़्यादा था, तो द्वितीयक इसमें क्या रहेगा, कम रहेगा। तो उम्मीद करते हैं यह जो है जो प्रतीक बनाया गया आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब इसका जो है अगला जो इसमें प्रश्न क्या दिया गया, अगला प्रश्न को समझते हैं। अगला प्रश्न है ट्रांसफार्मर में होने वाले 2 प्रमुख हानियों का उल्लेख कीजिए। तो ट्रांसफार्मर में होने वाले 2 हानियां कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे नोट कर लेंगे। पहली हानियां क्या हैं, तो प्राथमिक कुंडली तथा द्वितीय कुंडली में धारा प्रवाहित होने से तांबे के तारों में वैद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में हानि होती है। जो प्राथमिक कुंडली द्वितीय कुंडली, ट्रांसफार्मर के अंदर 2 कुंडलियां होती हैं, एक प्राथमिक कुंडली होता है और एक द्वितीय कुंडली होता है। जब प्राथमिक कुंडली द्वितीय कुंडली में जब धारा प्रवाहित होता है, जो तांबे की जो तार होते हैं उसमें वैद्युत ऊर्जा होता है, लेकिन वैद्युत ऊर्जा होने की वजह से वह धीरे धीरे वह गर्म हो जाता है, गर्म होने लगता है, तो उसी को कहा जाता है ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में वह हानि होती हैं। तो पहला जो है आपका दोष जो है कमियां समझ में आ गया होगा। अब दूसरा जो कमियां क्या है, प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न जो चुंबकीय फ्लक्स है द्वितीय कुंडली में नहीं गुजरता है, इसे फ्लक्स हानि कहते हैं। जब प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न जो चुंबकीय फ्लक्स होता है वह द्वितीय कुंडली में नहीं गुजरता है, इसे फ्लक्स हानि कहते हैं। अब इसमें जो है क्वेश्चन जो दिया गया है, अब यहाँ पर एक न्यूमेरिकल इसमें जोड़ा गया है। अब न्यूमेरिकल को भी हल किया जाएगा, एक एक लाइन को जो है आपको न्यूमेरिकल अच्छे से समझाया जाएगा। तो पहले न्यूमेरिकल को आप समझते हैं कि इसमें कैसे इसको हल किया जाएगा। तो एक आदर्श ट्रांसफार्मर में प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या, फेरों की संख्या का अनुपात दिया गया है
10 समन्वय 1 है। प्राथमिक कुंडली में 220 वोल्ट की आपूर्ति है। यहाँ प्राथमिक कुंडली में 220 का जो है वोल्टेज दिया गया, द्वितीयक में 220 ओम का प्रतिरोध से जुड़ी है। प्राथमिक में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको कैसे हल करेंगे, तो सबसे पहले प्रश्न में क्या क्या दिया गया है, तो यहाँ पर दिया गया है कि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, इसको कहते हैं एनपी, और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, इसको कहते हैं एनएस। तो एनपी समन्वय एनएस बराबर क्या दिया गया क्वेश्चन में, तो 10 समन्वय 1 दिया गया है। अब यहाँ पर एनपी का नाम क्या है, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, पी मतलब प्राइमरी, एस का मतलब सेकेंडियर, मतलब ये दूसरी कुंडली हो गई, ये प्राथमिक कुंडली हो गया। एनपी समन्वय एनएस बराबर 10 समन्वय 1 है। अगर इस समन्वय को हटाएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर एनपी बटा एनएस बराबर क्या हो जाएगा, 10/1 हो जाएगा। और इसमें मान क्या दिया गया था, और प्राथमिक कुंडली में वोल्टेज दिया गया था। प्राथमिक कुंडली में वोल्टेज किससे दिखाएंगे, तो वह दिखाया जाएगा वीपी से। प्राथमिक है, प्राइमरी है, इसमें वोल्टेज कितना है, 220 वोल्ट है। अब 220 वोल्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है और एक प्रतिरोध दिया गया था किस कुंडली में, द्वितीय कुंडली में जो है प्रतिरोध, उसको कहा जाएगा आर एस। द्वितीय कुंडली है, इसे आर एस का जो प्रतिरोध कितना दिया गया, 220 ओम दिया गया है। अब इसमें किसकी गणना करना है, तो प्राथमिक कुंडली में धारा आईपी की गणना करना है। आईपी बराबर प्रश्नवाचक हो जाएगा। क्या क्या मान दिया, फेरों की संख्या का अनुपात दिया गया है, प्राथमिक कुंडली में वोल्टेज दिया गया, द्वितीय कुंडली का प्रतिरोध दिया गया है, और आईपी पूछा जा रहा है। अब यहाँ पर सूत्र लिखेंगे। आप ट्रांसफार्मर में जो सूत्र होता है, क्या पढ़े हैं सूत्र, एनपी बटा एनएस होता है। एनपी बटा एनएस बराबर होता है वीपी बटा वीएस होता है, बराबर होता है आईएस बटा आईपी होता है। यह सूत्र जो है ट्रांसफार्मर का सूत्र होता है। अब ट्रांसफार्मर में जो परिरमण नियतांक होता है, यही सूत्र है। अब इसी सूत्र के सहायता से जो है आपको आईपी का मान निकालना है, प्राथमिक कुंडली में धारा। अब यहाँ पर लेकर के चलेंगे, किसका मान दिया, देखिए वीपी का मान दिया है, तो वीपी का मान 220 है, तो इसके सहायता से पहले वीएस का मान निकालेंगे। एनपी का मान दिया है, एनएस का मान दिया, तो इन दोनों सूत्र को लेकर जब चलेंगे तो इसमें जो है आपका वीएस का मान निकल जाएगा। तो अब यहाँ पर जो अगर ये दोनों सूत्र को लेके चला जाए तो क्या बनेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे अर्थात क्या है, एनपी को और एनएस को एक साथ ले रहे हैं, बराबर वीपी को बटा वीएस को एक साथ लेकर के हल करेंगे। यह समझिए फार्मूला है, इसी फार्मूला से हमको हल करके मान निकालना है। आप कैसे इसको हल करेंगे, एक एक लाइन को जो है आप सभी लोग अच्छे से समझिएगा। अब देखिए एनपी बटा एनएस का मान दिया, एनपी बटा एनएस का मान क्या है, 10/1 दिया गया है, तो इसके जगह पे क्या लिखेंगे, 10/1 हो जाएगा, बराबर वीपी का मान, देखिए वीपी का मान 220 वोल्ट है, तो यहाँ लिखेंगे 220 वोल्ट हो जाएगा, बट्टा हो जाएगा, और वीएस क्या हो जाएगा, यहाँ पर वीएस हो जाएगा। 10/1 कहाँ से आया, एनपी बटा एनएस का मान 10/1 है, 220 बटा वीएस हो गया। अब इसमें अगर देखेंगे तो वीएस को ऊपर कर देंगे, इसमें गुणा कर लिया जाएगा, तो जब गुणा करेंगे तो ये बनेगा 10 वीएस बराबर क्या हो जाएगा, 220 हो जाएगा, और 220 हो गया तो वीएस बराबर निकल गया। वीएस बराबर क्या है, तो 220 बटा हो जाएगा, नीचे जाएगा 10 से इसको काट देंगे तो क्या आ जाएगा, वीएस बराबर क्या आ जाएगा, 22 वोल्ट जो है यह निकल गया। अब किसके सहायता से, इन दोनों के बीच में जब चला गया है तो एनपी बटा एनएस का मान दिया गया था, वीपी का मान प्रश्न में दिया था, वीएस का मान निकाल लिया है, तो वीएस का मान कितना आ गया आपका, 22 वोल्ट जो है मान निकल गया। अब हम लोग किसका मान निकालना है, अब आईएस का और आईपी में हमको निकालना है, तो कैसे हल करेंगे। अब इसके सहायता से जो अब वीएस का मान निकला है और वीएस का मान निकल गया और आरएस का मान निकला है, अब यहाँ पर जो है आईएस का पहले मान निकालना पड़ेगा, तब जा करके आईपी का मान निकालना पड़ेगा। तो अब ओम का नियम आप जानते हैं, ओम का नियम से अगर देखा जाए तो क्या बनेगा, तो ओम का नियम से अगर बनेगा आईएस बराबर सूत्र क्या बनेगा, तो वीएस बटा
IS हो जाएगा। यह किसका सूत्र है? IS का सूत्र हो जाएगा ओम के नियम से। अभी क्या लिखेंगे यहाँ पर? IS बराबर VS का मान निकला है 22 है बटा जो है 220 दिया गया, 220 दिया गया। अब इसमें जब भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो भाग देने पर जो है 1/10 आ जाएगा। IS बराबर 1/10 आएगा और 1/10 को भाग करेंगे तो 0.1 एम्पियर आ जाएगा। अब यहाँ पर ये मान क्यों निकालना है? क्योंकि IS जब तक निकलेगा नहीं तब तक IP का मान नहीं निकल सकता है। अब ये दो सूत्र को लेकर चलेंगे। अब दोनों सूत्र को जब लेकर चलेंगे तो ये जो है मान IP का मान निकल जाएगा। तो यहाँ से क्या सूत्र बनेगा? तो VP बटा VS बराबर IS बटा IP। अब ये सूत्र बन गया। अब इसमें गुणा कर लेंगे। अगर IP का गुणा इसमें होगा, इसका गुणा इसमें होगा तो क्या बनेगा? VS का गुणा इसमें होगा तो बनेगा यहाँ पर VP गुणे IP बराबर हो जाएगा यहाँ पर IS गुणे VS। अब यहाँ पर IP को रोक दिया जाएगा तो IP बराबर फार्मूला बन जाएगा। क्या बनेगा यहाँ पर? IS गुणे VS बटा नीचे जाएगा VP हो जाएगा, फार्मूला बन गया। अब इसमें मान को भर दीजिए तो मान जब भरेंगे तो IS का मान क्या है? 0.1 है। VS का मान क्या है? 22 है, 22 हो जाएगा। और VP का मान 220 है, 220 है। अब ये मान को भर करके हल करेंगे तो 22 से तो ये कट जाएगा, 22 दहा में 10 हो गया, 10 से भाग कर देंगे 0.01 एम्पियर हो जाएगा। तो इसमें कैसे इसको हल किया गया है पहले ध्यान देंगे। सबसे पहले इन दोनों सूत्र के बीच में लेकर के चला गया है तो VS का मान निकला और VS की सहायता से IS का मान निकालना है। जब IS का मान निकल जाएगा तो अब इन दोनों के सूत्र का प्रयोग करेंगे तब जा करके IP का मान निकलेगा। IP का नाम क्या है? प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा की गणना किया गया। तो यहाँ ओम का नियम लागू किया गया। IS वाला सूत्र IS व VS बटा RS हो जाएगा। इसमें मान भर करके IS का मान निकाल लिया और इन दोनों के बीच में जब चलेंगे तो IP का मान निकल गया। तो उम्मीद करते हैं यह न्यूमेरिकल आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है वैद्युत संधारित्र क्या है? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। धारिता किन बातों पर निर्भर करती है? तो इसमें भी 3 प्रश्न दिया गया, बारी बारी से हल किया जाएगा। सबसे पहले जो नोट करेंगे वैद्युत संधारित्र क्या है। अब यहाँ वैद्युत संधारित्र की पहले परिभाषा को लिखेंगे। वैद्युत संधारित्र किसे कहते हैं? तो वैद्युत संधारित्र जो होता है वह क्या है? वैद्युत संधारित्र में 2 प्लेट लगे होते हैं। पहला प्लेट जो होता है धनावेश होता है और दूसरा प्लेट जो होता है वह ऋणावेश होता है। और संधारित्र एक प्रकार का समायोजक होता है जिसमें किसी प्रकार के 2 चालकों का युग्म होता है और यह चालक एक दूसरे के समीप में स्थित होते हैं लेकिन बराबर आवेश होते हैं, परंतु इस पर विपरीत रहता है, एक प्लस रहता है एक माइनस होता है। तो संधारित्र की अब यहाँ पर परिभाषा को नोट कर लेते हैं। अब यहाँ लिखेंगे संधारित्र एक प्रकार का समायोजक है। संधारित्र एक प्रकार का समायोजक है। समायोजक है जिसमें किसी भी प्रकार के 2 चालकों का युग्म होता है। चालकों का क्या होता है? युग्म होता है। 2 चालकों का युग्म होता है। 2 चालकों का युग्म होता है। यह चालक एक दूसरे के समीप, एक दूसरे के क्या होता है? समीप, एक दूसरे के समीप स्थित होता है, स्थित होते हैं जिन पर बराबर एवं
विपरीत आवेश होता है, जिन पर बराबर एवं विपरीत आवेश होता है, आवेश रहता है, आवेश रहता है। संधारित्र का जो दूसरा सिरा होता है, संधारित्र का दूसरा सिरा, संधारित्र का दूसरा सिरा पृथ्वी से जुड़ा होता है। दूसरा सिरा जो होता है वह पृथ्वी से जुड़ा होता है, पृथ्वी से जुड़ा होता है। तो संधारित्र की परिभाषा समाप्त हो गया। और संधारित्र की परिभाषा बहुत ही आसान है। संधारित्र एक प्रकार का क्या है, समायोजक है, जिसमें किसी भी प्रकार के दो चालकों का क्या होता है, युग्म होता है। यह चालक एक दूसरे के समीप स्थित होते हैं, जिन पर बराबर परंतु विपरीत आवेश होता है। अब ये संधारित्र है और संधारित्र में यह दो प्लेट होते हैं। पहला प्लेट जो होता है धन आवेश होता है और दूसरा जो प्लेट होता है वह ऋण आवेश होता है। और दूसरा जो प्लेट होता है वह पृथ्वी से ला करके जुड़ा होता है, यह पृथ्वी से जुड़ा है, ठीक है। तो यह पृथ्वी से कौन प्लेट जुड़ेगा, माइनस वाला प्लेट जो है पृथ्वी से जुड़ेगा और धन वाला प्लेट जो रहेगा यह बैटरी से ला करके इसको सप्लाई दे देंगे, बैटरी से इसको जोड़ दिया जाएगा। और यह जो है पृथ्वी से जोड़ दिया। इसके बीच में क्या भरा रहता है, पारा वैद्युतांक पदार्थ, कुचालक पदार्थ इसके अंदर भरा होता है। तो संधारित्र की परिभाषा खत्म हो गया। संधारित्र एक प्रकार का समायोजक है, जिसमें किसी भी प्रकार के दो चालकों का युग्म होता है और ये चालक एक दूसरे के समीप में स्थित होते हैं और जिन पर बराबर परंतु विपरीत आवेश होता है, एक प्लस है और एक पर माइनस होता है। और संधारित्र का जो दूसरा सिरा होता है वह पृथ्वी से जुड़ा होता है। अब इसमें एक और प्रश्न दिया गया है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का जो है सूत्र का निगमन करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग नोट कर लेंगे, समांतर पट संधारित्र की धारिता का सूत्र का निगमन। अब यहाँ लिखेंगे समांतर पट संधारित्र की धारिता का सूत्र का निगमन। लिखेंगे यहाँ पर समांतर पट संधारित्र, समांतर पट संधारित्र की धारिता का सूत्र का निगमन, संधारित्र की धारिता का सूत्र का निगमन, धारिता का सूत्र का निगमन। अब सूत्र का जब निगमन करेंगे तो कैसे सूत्र का निगमन होगा, तो यहाँ पर सबसे पहला काम करेंगे, यहाँ पर एक चित्र बनाएंगे समांतर पट संधारित्र की और उसमें धारिता का व्यंजक को निगमन करना है। तो यहाँ पर एक समांतर पट संधारित्र कैसे बनेगा, तो यहाँ पर एक समांतर प्लेट हो गया और इसको पृथ्वी से ला के जोड़ दिया जाएगा और बीच में जो है, इसके बीच में क्या भरा है, पारा वैद्युतांक पदार्थ भरा है और इस पर क्या है, प्लस चार्ज है और दूसरे पे क्या है, माइनस चार्ज है। इसी को कहा गया समांतर पट संधारित्र हो गया। एक पर प्लस आवेश और दूसरे पर माइनस आवेश है, ऋण आवेश है, एक पे प्लस एक पे माइनस। और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, तो दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d है और इसको किससे जोड़ा जाएगा, इसको बैटरी से ला करके जोड़ दिया जाएगा। अब यहाँ पर माना लिखेंगे, सबसे पहला काम माना लिखेंगे कि माना समांतर पट संधारित्र, लिखेंगे माना समांतर जो पट संधारित्र है, माना समांतर पट संधारित्र, समांतर पट संधारित्र, संधारित्र के प्रत्येक प्लेट, संधारित्र के प्रत्येक प्लेट, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल अब कितना है, तो कहेंगे प्रत्येक प्लेट का जो क्षेत्रफल है वह a है। यहाँ पर a लिख सकते हैं, क्षेत्रफल a है, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a है। उसके बीच की दूरी क्या है, तो कहेंगे यहाँ पर उनके बीच की दूरी क्या है, तो कहेंगे उनके बीच जो दूरी है, उनके बीच दूरी, दूरी को किसे दिखाएंगे, d से, बीच दूरी d है। तथा प्लेटों के बीच, तथा प्लेटों के बीच रखे जो है पारा वैद्युतांक पदार्थ, तथा प्लेटों के बीच, प्लेटों के बीच रखे पारा वैद्युतांक पदार्थ, पारा वैद्युतांक पदार्थ क्या है, पारा वैद्युतांक पदार्थ कितना है, तो कहेंगे पारा वैद्युतांक पदार्थ जो है वह K है, पारा वैद्युतांक पदार्थ
के है, पारावैतांक पदार्थ के है। तो इतना माना कहाँ से लिखना है, चित्र में देख करके आपको लिखना है कि माना समांतर पर संधारित्र के प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a, उनके बीच की दूरी d, प्लेटों के बीच रखे पारावैद्युतांक पदार्थ k है। तो अब यहाँ पर एक सूत्र पढ़े हैं, E बराबर सूत्र होता है, यह E बराबर सूत्र होता है सिग्मा बटा अपसाइलम नॉट इंटू के होता है। यह किसका सूत्र है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। और यहाँ का सूत्र होता है, सिग्मा का सूत्र होता है आवेश पृष्ठ घनत्व, तो किसे कहते हैं, तो सिग्मा बराबर क्यू बटा ए होता है। अगर यहाँ सिग्मा को हटा दें तो क्या बनेगा, यहाँ पर ई बराबर हो जाएगा, सिग्मा हट जाएगा तो बनेगा यहाँ पर क्यू बटा ए, और बन जाएगा यहाँ पर अपसाइलम नॉट इंटू के। तो यहाँ पर किसका मान निकल गया, ई का मान निकल गया। अब यहाँ लिखेंगे प्लेटों के बीच का विभवांतर, क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्लेटों के बीच का विभवांतर, प्लेटों के बीच विभवांतर। तो प्लेटों के बीच विभवांतर, विभवांतर कैसे निकलेगा, प्लेटों के बीच का विभवांतर अगर निकालना हो तो v बराबर क्या होता है, ई डी होता है। अब यह ई वाला मान यहाँ पे रख देंगे तो v बराबर हो जाएगा, ई का मान जो निकला है यहाँ पे रखा जाएगा तो क्या बनेगा, q बटा ए अपसाइलम नॉट इंटू के इंटू डी हो गया। यह किसका मान निकल गया, यह v का मान निकल गया। प्लेटों के बीच का विभवांतर v बराबर ई डी, और e का जो मान निकला था यहाँ पे रख दिया गया तो e का मान आ गया। अब c का सूत्र क्या होता है, तो यहाँ c का सूत्र लिख लेंगे। c का सूत्र होता है वैद्युतधारिता, और वैद्युतधारिता का सूत्र होता है Q बटा V होता है। अब यहाँ C बराबर Q, अब यहाँ Q यहाँ नीचे नोट हो जाएगा, Q बटा, और V का जो मान निकला है यह V का मान यहाँ पे रख देंगे तो V का मान क्या निकला है यहाँ पर, Q D बटा ए अपसाइलम नॉट इंटू के। ये किसका मान है, तो यह v का मान है। जो नीचे है वो कहाँ चला जाएगा, सबसे ऊपर चला जाएगा। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, तो c बराबर हो जाएगा, c बराबर q के बगल में कौन गया, a अपसाइलम नॉट इंटू के, और बटा में नीचे क्या है, q d आ जाएगा। अब यहाँ पर जो है q से q को क्या करेंगे, काट देंगे, q से q कट गया, क्या बच जाएगा, तो बचेगा यहाँ पर अब लिख दे रहे हैं c बराबर क्या बचेगा, तो c बराबर हो जाएगा, ए बच गया, अपसाइलम नॉट हो गया इंटू के हो गया, बटा हो जाएगा डी, और यही क्या है, समांतर पर संधारित्र की धारिता है। थोड़ा सा यहाँ दूरी कम है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ये जगह कम है, इसके वजह से यहाँ पे लिखा गया है। एक बार रिवीजन करते रहे शुरू से। ई बराबर क्या है, सिग्मा बटा अपसाइलम नॉट इंटू के। यह सिग्मा का मान क्या होता है, क्यू बटा ए होता है। यह क्यू बटा ए जो है सिग्मा के स्थान पर रख दिया गया, यहाँ पर ई का मान निकल गया। प्लेटों के बीच का विभवांतर v बराबर होता है ई डी, ई का मान यहाँ पर रख देंगे, बगल में डी हो जाएगा, यह v का मान निकल गया। सूत्र होता है धारिता का c बराबर q बटा v, ये धारिता का वैद्युत धारिता का सूत्र है। c बराबर, अब ये q उतर जाएगा, बटा हो गया। अब ये v का मान जो निकला है क्यू डी बटा ए अपसाइलम नॉट इंटू ए, तो क्यू डी बटा ए अपसाइलम नॉट इंटू के का मान रखा गया, ये v का मान रख दिया गया जो नीचे सबसे ऊपर चला गया, q से q को काट दिए हैं। c बराबर आ गया ए अपसाइलम नॉट इंटू के बटा डी, यही वैद्युत धारिता का सूत्र हो गया। समांतर पट संधारित्र की वैद्युत धारिता का यह सूत्र का निगमन हो गया। अब अगला जो प्रश्न इसमें दिया गया है, संधारित्र की धारिता किन किन बातों पे निर्भर करती है। यहाँ क्वेश्चन दिया गया है कि संधारित्र की जो धारिता किन किन बातों पे निर्भर करती है, तो धारिता 3 बातों पे क्या करती है, निर्भर करती है। अब तीनों बातों को अब लिखेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पे लिखेंगे संधारित्र की धारिता किन बातों पे निर्भर करती है, तो नीचे यहाँ लिखेंगे अब संधारित्र की धारिता 3 बातों पे निर्भर करती है। देखेंगे यहाँ पर संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता 3 बातों पे निर्भर करती है। 3 बातों पर निर्भर करती है, निर्भर करती है। अब 3 बात कौन कौन है, पहला, अब यहाँ पहला बात लिखेंगे यहाँ पर संधारित्र की जो धारिता होता है, पहला अब लिखेंगे यहाँ पर संधारित्र की जो धारिता है, संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता पारावैद्युतांक, संधारित्र की धारिता पारावैद्युतांक, संधारित्र धारिता पारावैद्युतांक पदार्थ के समानुपाती होता है। पारावैद्युतांक पदार्थ के
अनुकर्मानुपाती होता है, अनुकर्मानुपाती होता है। पहला बात जो है समाप्त हो गया। संधारित्र की धारिता पारावैद्युतांक पदार्थ के अनुकर्मानुपाती होता है। अब यहाँ पर जब पहला बात खत्म हो गया, क्या लिखेंगे? सी अनुकर्मानुपाती के, संधारित्र की जो धारिता है पारावैद्युतांक के पदार्थ के अनुकर्मानुपाती होता है। दूसरा जो बात है, अब यहाँ दूसरी बात क्या है, तो कहेंगे संधारित्र की जो धारिता है, संधारित्र की जो धारिता है, लिखेंगे यहाँ पर संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता, धारिता प्लेटों के, संधारित्र की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल के, प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुकर्मानुपाती होता है, प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुकर्मानुपाती होता है, अनुकर्मानुपाती, अनुकर्मानुपाती होता है, अनुकर्मानुपाती होता है। संधारित्र की जो धारिता है प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुकर्मानुपाती होता है। सी अनुकर्मानुपाती ए, तो सी अनुकर्मानुपाती ए हो जाएगा। संधारित्र की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुकर्मानुपाती होता है। और तीसरी जो बात बताया गया है, संधारित्र की जो धारिता है प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ लिखेंगे संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता अर्थात प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच दूरी, प्लेटों के बीच दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अब यहाँ संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? सी व्युत्क्रमानुपाती 1/d। अब यह बटा हो गया, इसमें इसका नाम क्या हो गया? व्युत्क्रमानुपाती। संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो संधारित्र किन बातों पे निर्भर करता है? तो संधारित्र 3 बातों पे निर्भर करता है। तो इसमें सभी प्रश्नों को जो है कंप्लीट कर दिया गया। वैद्युत संधारित्र क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक लाइए और धारिता किन बातों पे निर्भर करती है, यह जो है क्वेश्चन समाप्त हो गया। उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा।